सीमा राठौर को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा और साथ ही हमारे शिक्षक साथी मंच पर आ जाएं। उनको कुछ अर्पित करने के लिए विद्यालय के दूसरे आ जाएं। विष्णु राठौर, विष्णु लवली। आपको उनके पराक्रम के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे पीजीटी हिस्ट्री शिक्षक शेखर जीवाल जी को। शेखर जीवाल जी के लिए जोरदार तालियां, जो आपको नेताजी के बारे में, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके बिना आसान नहीं था हमारी आज़ादी, शायद और भी बहुत समय लग जाता। तो मॉर्निंग बच्चों, जोर से एक बार गुड मॉर्निंग। आप लोग बिल्कुल न इधर होंगे न इधर होंगे, जहां खड़े हैं, और अपने प्यारे बच्चों को शुभाशीष देता हूं कि वो इतनी अच्छी मुद्रा में सामने बैठे हैं और जानना चाहते हैं इस खास दिन के बारे में। जानना चाहते हैं? वेरी गुड बच्चों। और मैं आपको वादा करता हूं कि अभी से 15 मिनट तक मैं जो भी आपको बताऊंगा वो आपको जब आप उठेंगे जोश से ऐसा उत्प्रेरित कर देगा कि अगर आपने उसको दिल से सुना तो वो दिल में घुस जाएगा, दिमाग से सुनोगे तो दिमाग तक रह जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से ये कह रहा हूं, वो बैठे बैठे सावधान की पोजीशन में अपनी आंखें चाहे तो बंद कर ले, क्योंकि जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व ही ऐसा है। और जहां भी मैं जो कुछ भी बोलते हुए जा रहा हूं उसको प्राणपण से ग्रहण करिए। अननेसेसरी मत मुस्कुराइएगा। आप में से अगर एक भी मुस्कुराया या दांत दिखाया, मैं उसी समय मंच छोड़ दूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे भीतर से जो कुछ भी आपके लिए निकले उस गंभीरता को मेंटेन करना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप तैयार हैं? सर्वप्रथम जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आपको पता चला होगा आज पराक्रम दिवस है और 23 जनवरी का दिन है। इसी दिन 23 जनवरी 1897 को हमारे एक जबरदस्त क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, जिनको प्रिंस ऑफ द पैट्रियट्स बोला जाता था, देशभक्तों का भी देशभक्त बोला जाता था, उनका जन्म दिवस है। भारत सरकार ने सन 2021 से घोषणा की कि ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि इसके जन्मदिन को, इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में पूरा का पूरा भारत सेलिब्रेट करेगा। इसलिए जोरदार तालियों से आगाज करिए आज के दिन का। परीक्षा पे चर्चा का यह मोड है। परीक्षा पे चर्चा जो हमारा कार्यक्रम है उसमें विभिन्न गतिविधियां हैं। आप सोच के देखिए, भारत सरकार ने यह सोचा कि यह व्यक्तित्व ऐसा है जो हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चों को आशावादी बना सकता है और जोश से उत्प्रेरित कर सकता है, सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकता है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है। अब से 15 मिनट में मैं आपको उनकी जीवन यात्रा पर ले चलूंगा और आप मेरे साथ अगर चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लाइब्रेरी से या किसी भी अन्य रिसोर्स से बिना उनको पढ़े रह नहीं पाएंगे। सबसे पहले एक सिनेरियो, एक पनडुब्बी, जर्मन पनडुब्बी, और उस जर्मन पनडुब्बी में एक आदमी जिसकी आइडेंटिटी है मिस्टर मोजेटो। वो उत्तर अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए मेडागास्कर पर आता है। मेडागास्कर पर एक दूसरी पनडुब्बी उसका इंतजार करती है, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से उसको ट्रांसफर मिस्टर मोजेटो दूसरी पनडुब्बी में नहीं जा पाते। अगले 2 दिन तक दोनों पनडुब्बियां साथ चलती हैं कि कैसे भी तूफान शांत हो जाए और इस व्यक्ति को, मिस्टर मोजेटो को, ट्रांसफर किया जा सके दूसरी जापानी पनडुब्बी में। लेकिन 2 दिन तक कुछ नहीं हो पाता। 2 दिन के बाद हिम्मत करते हैं मिस्टर मोजेटो, एक पैडल व्हीकल होता है उसको चलाते हुए समुद्र में वो जापानी जो पनडुब्बी होती है उसमें घुस जाते हैं। आपको जान के हर्ष होगा, ये मिस्टर मोजेटो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। तो इनकी पहली आइडेंटिटी
जो वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने परिलक्षित होती है और एक ऐसे नाम से होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा डिस्गाइज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था, लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के खत्म करती थी जो उनके लिए खतरा होते थे, जो ब्रिटेन के लिए खतरा होते थे या फिर एक्सिस या एलीट दोनों पावर्स के लिए खतरा होते थे। आप सब ने पढ़ा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन सी कंट्रीज ने भागीदारी की थी। तो मिस्टर मोजेटो, जिनको मैंने कहा कि ये जर्मन पनडुब्बी से लेके जापानी पनडुब्बी में गए और उसके बाद वो जापान चले गए, इससे पहले की कहानी क्या थी ध्यान से सुनिएगा। ये मिस्टर मोजेटो आप ही की तरह जो कि परीक्षाओं से घबराते थे, जिनके मन में इतना साहस नहीं था, जो कहते थे कि मुझे भी घबराहट होती है, और जिनका आदर्श थे स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897। पिता जानकीनाथ जी, माता प्रभावती बोस जी। शहर था उड़ीसा का कटक शहर। कौन सा शहर? जोर से बोलिए, कौन सा शहर? कटक शहर में इनका जन्म हुआ और जन्म के पश्चात विलक्षण प्रतिभा इनमें थी। इसके बावजूद ये कहते हैं कि मुझे भी घबराहट होती थी, और परीक्षा पर, चर्चा पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन में हम यही प्रश्न करते हैं कि मुझे घबराहट क्यों होती है। तो सबसे पहला भेद मिटाइए कि घबराहट बड़े से बड़े विलक्षण, बड़े से बड़े प्रतिभाशाली लोगों का भी लक्षण था। फर्क इतना है कि उन्होंने उसको जीता और आप अभी जीतने की राह में हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड यू। इस बात से मैं आरंभ कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी महान व्यक्ति को इतना महानतम देख लें कि आप उसकी बराबरी न कर पाए, तो उस महानता का कोई मतलब नहीं है। वो महान थे और वो अपनी महानता को इसलिए महान कहते थे, वो यह भी कहते थे कि आप में से हर व्यक्ति मेरे जैसा है, आप में वही सब कुछ है जो मेरे भीतर है। प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति हो गई थी वो गर्म दल वाली, गर्म, जोश, मुखर, किसी भी बात के लिए तुरंत प्रत्युत्तर देना, रिएक्शन देना, रिएक्शनरी हो गए। तो इनकी यह बात कई लोगों को पसंद नहीं है। शुरू में ये कांग्रेस के साथ जुड़े, गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बहुत काम किया। इनके कभी भी मन में कोई भेद नहीं आया, मतों में भेद जरूर आया। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। राष्ट्रीय जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो बोस ने जब पार्टिसिपेट किया तो सबसे पहले उन्होंने सामाजिक सेवाएं की। प्लेग, कॉलरा, इस तरह की बीमारियों में जब अंग्रेजों ने ज्यादतियां कर दी तो इन्होंने सेवा का कार्य किया, और सेवा का कार्य करते करते, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे और छोटे मोटे जितने भी प्रोसेशन हो, ये मुखर रहते थे। अंग्रेजों को पता चला कि हमें उन लोगों से खतरा नहीं है जो नर्म दल के हैं, लेकिन हमें इस व्यक्तित्व से बहुत खतरा है। तो एक प्रोसेशन में 1940 में उनको जेल हो गई, और जब जेल हुई तो जेल में भी उन्होंने यह कहा कि मुझे या तो रिलीज करिए वरना मैं आमरण अनशन कर रहा हूं और मैं अपनी जान दे दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 7 दिन के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था, इतना बड़ा उनका कद था कि अंग्रेजों ने उनको छोड़ के उनको घर पर नजरबंद कर दिया। इससे पहले भी सुभाष चंद्र बोस ने जब उनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया था, आईसीएस की परीक्षा देने के लिए उनके पिता ने भेजा उनको इंग्लैंड, लंदन में, और लंदन में जो पढ़ाई 6 साल 7 साल में की जाती है, उन्होंने बहुत कम समय में उसको पूरा किया और 4था रैंक हासिल किया था आईसीएस की परीक्षा। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद उनका मन नहीं था कि वो अंग्रेजों के अधीन रहकर अंग्रेजों की सेवा करें, इसलिए उन्होंने प्रण किया कि वो भारत लौट जाएंगे। अपने पिता के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ भारत आए और पहली बार उन्होंने हुजूम देखा, ऐसा हुजूम जो उनके स्वागत के लिए खड़ा था, क्योंकि हुजूम को यह लगता था कि ये कैसा व्यक्तित्व है कि ये सारे ऐसे आराम छोड़ के और ये समाज के लिए और ये देश के लिए बातें करता है, कि कैसा व्यक्तित्व है उसको देखने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस जी को पहली बार लगा कि एक इतनी छोटी आईसीएस परीक्षा को छोड़ने से जब इतना मेरा देश मेरे साथ खड़ा हो सकता है, तो अगर मैं भारत माता के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो उस दिन क्या होगा। और जब वो खड़े हुए, उन्होंने अपनी यात्रा की, उसके बाद उनको नजरबंद किया। नजरबंद करने के बाद उन्होंने साफ साफ यह सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है। आप लोग भी अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने यह सोचा कि मैं ग्लोबल अलायंसेस बनाऊंगा।
मैं बाहर जाऊंगा, मैं जियोपॉलिटिकल में इंटरनेशनल रिलेशंस बनाऊंगा। उनका एक भतीजा था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष को उन्होंने अपना प्लान बताया और प्लान बताने के बाद रात को 1:30 बजे एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर वो अपने घर से बाहर निकल गए। न उनकी मां को पता, न उनके भाइयों को पता, किसी को कानो कान खबर तक नहीं। और शिशिर कुमार घोष को उन्होंने बोला कि अगर मुझे ब्रिटेन की पुलिस या उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर मुझे 12 दिन ट्रेस नहीं कर पाए तो ये जीवन में मुझे कभी दोबारा नहीं खोज पाएंगे। और वो बात सत्य हुई, आपको अभी पता चलेगा। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस रात के अंधेरे में 1:30 बजे शिशिर के साथ एक गाड़ी में, गाड़ी के पिछली सीट के नीचे घुस के निकल पड़े। अंग्रेजों का पहरा होता था, उनके घर में नजरबंद थे, घर के बाहर अंग्रेज सिपाही खड़े थे, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि उस गाड़ी में कौन था। रात भर उन्होंने ड्राइव किया, वो धनबाद पहुंचे। धनबाद से उन्होंने ट्रेन कालका मेल पकड़ी, कालका मेल पकड़ के वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से पेशावर गए। अब पेशावर में फॉरवर्ड एक ब्लॉक उनकी पार्टी थी, उनका एक सहयोगी था जिसका नाम था मियां अकबर। उन्होंने उनको संदेश भेजा कि मुझे किसी भी तरीके से जर्मनी पहुंचना है। मैं आप सबको बता दूं कि जर्मनी ही उन्होंने पहले क्यों चुना। आप सब इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में एलीट पावर और एक्सिस पावर्स की लड़ाई हो रही थी। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, जापान और इटली, एलीट पावर्स में इंग्लैंड, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, पोलैंड ये लड़ रहे थे। और इंग्लैंड कर रहा था शासन भारत पर। और बोस ये सोचते थे कि अगर यहां से अंग्रेजों को निकालना है तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लूं। ये उनकी थिंकिंग थी उस समय, जिस समय लोग घबराते हैं कि घर से बाहर कैसे निकले। और इस व्यक्ति ने, बोस जी ने यह सोचा कि किस प्रकार मैं सारी बाउंड्रीज पार करके बाहर निकल जाऊं और जर्मनी पहुंच जाऊं। तो मियां अकबर साहब को टेलीग्राम जो उन्होंने किया था, जो खत भेजा था या जो भी उनकी बात हुई थी, उन्होंने खुद का नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, इंश्योरेंस एजेंट। अब ये पहुंच गए, कहां पहुंचे? पेशावर। पेशावर में क्योंकि इनको पश्तो भाषा नहीं आती थी, तो पश्तो भाषा जब आती नहीं थी तो पकड़ लेते। और अंग्रेजों का शासन काबुल तक था, अंग्रेजों का शासन काबुल तक था, तो पश्तो भाषा नहीं आती, इसलिए ये गूंगे बहरे बन गए। क्या बन गए? गूंगे बहरे, जो सुन नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते। और इन्होंने जब इनसे पूछा गया तो इनके साथ जो व्यक्ति था वो बोला कि वहां पे अड्डा शरीफ एक जगह है काबुल में, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं ताकि ये जो गूंगा बहरापन इनका है वो ठीक हो जाए। तो कहते हैं अड्डा शरीफ के लिए वो निकल गए, ट्रक से गए और वो पहुंचे कहां? काबुल। काबुल मात्र 15 दिन में सुभाष जी उड़ीसा के कटक शहर कलकत्ता से पहुंचे, केवल 15 दिन में। आप सोच के देखिए बेटा, कितने खतरों को झेलते हुए, कितने खतरों को पार करते हुए। और अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। जब वो वहां पहुंचे, वहां उन्होंने यह सोचा मेरी मदद कौन करेगा। तो सबसे पहले उन्होंने यूएसएसआर, जिसे रशिया कहते हो आप, उसको संपर्क किया कि मैं रशिया जाऊंगा। और वो रशिया चले गए। रशिया में उनको कोई खास सहयोग नहीं मिला, क्योंकि रशियन लोगों ने यह सोचा कि ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कोई आदमी हो सकता है। दे डिड नॉट सपोर्ट हिम। तो उनको फिर किसी ने सजेशन दिया कि आप अपनी आइडेंटिटी बदल दीजिए और अब आप जाइए जर्मनी। तो जब जर्मनी के लिए उन्होंने प्लान बनाया तो उन्होंने जो अब आइडेंटिटी, उनका पासपोर्ट तैयार हुआ, पहले वो क्या बन गए थे? मोहम्मद जियाउद्दीन। अब वो बने ऑरलैंडो मोजेटो। क्या बने? ऑरलैंडो मोजेटो। तो जो ऑरलैंडो जो मोजेटो थे वो आए और उसके बाद वो इटली चले गए। इटली से वो कहां आए? जर्मनी। अब जर्मनी में बड़ी खास बात थी, क्योंकि जर्मनी का जो शासक था वो था हिटलर। नाम सुना? सब पढ़ते हैं हिटलर को 9th क्लास में। तो हिटलर में, हिटलर की किताब का नाम है मीन कैंप। क्या नाम है? जोर से बोलो, कौन? क्या नाम है? मीन कैंप में हिटलर साफ साफ कहता है कि मुझे भारत की आजादी से कोई मतलब नहीं था। वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उसको एशियाटिक जगलर्स बोलता था। क्या बोलता था? एशियाटिक जगलर्स। जगलर्स देखे जो ऐसे कुछ कुछ कारनामे दिखाते हैं सर्कस में,
तो ऐसे उनका उपहास करता था और वो बोलता था, वो ब्रिटेन का दुश्मन होने के बावजूद ये बोलता था, ब्रिटेन की तारीफ करता था कि ब्रिटेन का जो शासन तंत्र है बहुत जबरदस्त है और उन्होंने इस तरीके से भारत को गुलाम बनाया, इस तरह की बात करता था। इस तरह का माइंडसेट हिटलर का था। उससे बात करने में, उससे मिलने में लोगों की रूह कांप जाती थी। आनंद को वही गैस चैंबर में कई लोगों को डाल के एक साथ मरते हुए देखता था। इस तरह का जालिम इंसान था। और उस व्यक्ति से भारत माता के लिए, भारत माता की आजादी के लिए बिना अपने प्राणों की चिंता किए हुए हिटलर से मिलने सुभाष चंद्र बोस पहुंच जाते हैं। कई दिनों तक तो अप्रोच करके किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता, लेकिन फिर वो घड़ी आती है जिस दिन इनको मिलना था। और जब ये मिले, ड्राइंग रूम में जब बैठे थे, तो वो बड़ा विलक्षण एक एग्जाम्पल आता है हिस्ट्री में, क्योंकि हिटलर को जब वो बैठे थे तो उससे मिलने के लिए जब आए, हिटलर का अपॉइंटमेंट मिला, तो एक व्यक्ति आया और वो कहता है, हेलो आई एम हिटलर। क्या बोला वो? हेलो आई एम हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए और उन्होंने बोला, हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस, आई एम फ्रॉम इंडिया, बट आई हैव टू मीट मिस्टर हिटलर। हिटलर सामने खड़ा है, उसी हिटलर से कहता है कि मुझे हिटलर से मिलना है, तो वापस चला जाता है। फिर एक बार दूसरा व्यक्ति आता है और वो सेम वही भाषा बोलता है, आई एम हिटलर, वो भी बोलते हैं और फिर कहते हैं मुझे हिटलर से मिलना है। तो बड़ी विचित्र बात हो जाती है। हिटलर ने उस समय में अपने बहुरूपीय तैयार किए थे, उसको जान का खतरा था, और वही बहुरूपीय हर देश में जाके घूम आते थे, मीटिंग अटेंड कराते थे, सब कुछ कराते थे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। पहला आदमी इतिहास में ऐसा था जिस व्यक्ति ने 2 बार जिससे मिलने गया, वो जब सामने आया और उसको यह कह के मना कर दिया कि मुझे हिटलर से मिलना है। हिटलर जैसे दिखने वाले व्यक्ति को यह बोलते हैं कि मुझे हिटलर से मिलना है, और दोनों बार वो चले गए। यह सीन देख के जो ओरिजिनल हिटलर था वो सकपका गया और वो फिर रह नहीं पाया मिलने के लिए, और उसने बोला कि अब तो मुझे मिलना है, और वो बाहर आया और फिर वो बोला, हेलो। क्या बोला? हेलो। तो तब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, हेलो, मुझे बड़ी खुशी हुई हिटलर महोदय, आप मुझसे मिले, आपने मुझे समय दिया, आपने ये किया। तो हिटलर ने कहा, बाकी सारी बातें छोड़ो, 2 बार मेरे बहुरूपीय सामने आए और आपने उनको यह कह के कह दिया कि मुझे हिटलर से मिलना है, अभी आपने मुझे कैसे पहचाना? तो सुभाष चंद्र बोस जी की हिम्मत, उनकी प्रतिभा और उनका व्यवहार को समझने का नजरिया समझिए। उन्होंने उनको वापस बोला कि हिटलर महोदय, आपसे पहले जो 2 बहुरूपीय आए थे उनमें दास्ता का बोध मुझे दिखता था, मुझे लगता था कि ये भी किसी के गुलाम है, ये भी किसी के गुलाम है, और एक पराधीन देश का आदमी आपसे मदद मांगने आया है, तो जो मुझे मदद देगा वो कभी भी हाथ को आगे बढ़ा के ये नहीं कहेगा आई एम हिटलर। वो तो मुझे कहना चाहिए था। तो मैंने इनके बॉडी गेस्चर देख के, इनकी आंखों में देख के और अपनी आत्मा की ताकत से इनको पहचाना कि ये हिटलर नहीं हो सकते। इस बात से हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि जो हिटलर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को एशियाटिक जगलर्स कहता था, उसने कहा तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे वो हर मदद दूंगा जो तू चाहता है। तो बेटा, आप उस देश के नागरिक हो, आप उस देश के नागरिक हो कि परीक्षा पर चर्चा की आपको जरूरत नहीं है।